जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त मुस्कुराकर बताएंगे कि आप सब एकदम अच्छे हैं, सब कुछ एकदम ठीक है। अगर ठीक नहीं है तो होगा एक दिन, अगर आप मेहनत करेंगे। रवि, अल्पा, बंटी, राम मनोहर, खुशबू, यूपी की हीरोइन बहुत बढ़िया, आकाश, विकास यदुवंशी, डिम्पल यादव, एजुकेशन, आशीष मीणा, विपिन कुमार, नेहा, रिश्मा, अवि, नमन, सबल, शुभम, आयुष, श्याम, सुबोध, ब्रजेश, सारे साथियों का स्वागत है। और दोस्त, हम लोग पहुंच चुके हैं आपका प्रैक्टिस सेट 6 पर। ऐसे ही हम 16 पर पहुंच जाएंगे, 26 और 36। और जिसके ये तैयार होंगे 40 सेट, वो साथी इस 2024 में नया इतिहास लिखेगा जीएस में। ये मेरा आपसे वादा है। तो आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले पिछले 5 क्वेश्चन के आंसर आप देंगे, जो दर्शाता है कि आप अपने रिवीजन को लेकर के कितना टेंस हैं, यानी आप उसकी कितनी चिंता करते हैं कि हाँ मैं रिवीजन करके जाऊंगा। हरिचरण सेकिया, तो सेकिया मैंने किससे बताया था साथी? सत्र में कैसे जाते हैं? आपका सिर्फ शौक के लिए जाते हैं। सत्रिया, जो कि असम का है, सन 2000 में जुड़ा, श्रीमद शंकर देव इसके संस्थापक हैं। राज्य असम है। वीरगासे क्या बोलेंगे? नृत्य कहाँ पर किया जाता है? वीरगासे किया जाता है भैया आपका कर्नाटक में। कहाँ पर किया जाता है भैया? कर्नाटक में किया जाता है। 2023 का जो डेविस कप है वो किसने जीता है? इटली ने जीता है। इटली ने साथी जीता है। द कोस्ट ऑफ लिविंग, ये किसने लिखी है पुस्तक? तो भैया ये लिखी है आपका अरुंधति रॉय ने लिखी है। किसने लिखी है? अरुंधति रॉय ने लिखी है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? प्राण एवं दैहिक, ये भैया आपका आर्टिकल 21 में है। किस में है? आर्टिकल 21 में है। गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कविता जी का स्कोर आपका 5 स्कोर। दिनेश भाई एक बार स्कोर बताएंगे। यार तेरा बेरोजगार, इस बार तुम बेरोजगार नहीं रहोगे साथी, बहुत बढ़िया। देशराज, नवीन भैया जी का जख्मी छात्र 4 हैं, ये 1 का जख्म खा गए हैं। विशाल कुमार 5 पर हैं। कमल कुमार 5। टारगेट एसएससी 4। पल्लवी साक्य 5। वेरी गुड। तो शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन को। बड़े ध्यान से नोट्स बनाना साथी। भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? पहले तो मुझे बताएं, भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? या मैं आपसे पूछूं किस दिशा से है, तो आप कहेंगे दक्षिण से है। और किस राज्य का है? फटाफट से बताएं, तो आप कहेंगे भरतनाट्यम का संबंध भैया किससे है? वो तमिलनाडु से है। तमिलनाडु से है। पूछ रहा है उसमें कौन सा संगीत जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो दक्षिण में जो होता है साथी आपका कर्नाटक संगीत होता है। कर्नाटक किसके लिए होता है? साउथ के डांस में होता है। और हिंदुस्तानी होता है नॉर्थ इंडिया के लिए। किसके लिए? उत्तर भारत में कौन सा संगीत होता है? हिंदुस्तानी म्यूजिक। और दक्षिण भारत में होता है आपका साथी क्या? कर्नाटक म्यूजिक। अच्छा, यहाँ पर अन्य क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, जैसे कथक कौन से दिशा का है? उत्तर का कि दक्षिण का? तो कथक में कौन सा होगा साथी? कथक में होगा आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक, क्योंकि ये उत्तर भारत का है। हिंदुस्तानी म्यूजिक किस में होता है? कथक में। कथकली में मैं पूछूं आपसे, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं, वो बोलेंगे दक्षिण का है, लेकिन यहाँ पर सोपना म्यूजिक प्रयोग होता है। कौन सा? सोपना म्यूजिक का इस्तेमाल होता है। सोपना म्यूजिक। मणिपुरी की अगर हम बात करते हैं साथी, सॉरी, मणिपुरी की अगर हम बात करते हैं, मणिपुरी में होता है आपका शास्त्रीय नट। क्या बोलेंगे? क्लासिकल नट। शास्त्रीय नट म्यूजिक प्रयोग होता है। शास्त्रीय नट म्यूजिक प्रयोग होगा। और आपसे मैं पूछूं कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी किस राज्य का है जरा बताएं? तो कुचिपुड़ी में जो होता है भैया ये दक्षिण का है, इसमें कर्नाटक म्यूजिक प्रयोग होता है। तो क्या बोलेंगे? कर्नाटक म्यूजिक किस किस में हो गया आपका? एक तो साथी आपका भरतनाट्यम में और कुचिपुड़ी, दोनों को मार्क कर लो। भरतनाट्यम को भी कुचिपुड़ी को भी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्त पूछे जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं भैया, जो भरतनाट्यम है इसका अन्य नाम क्या है? इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? तो अन्य नाम आप बोलेंगे, इसी को हम देवदासी अट्टम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? देवदासी नृत्य इसी को कहा जाता है। देवदासी नृत्य। इसी को साथी हम सादिर अट्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सादिर अट्टम इसी को कहा जाता है। सादिर अट्टम।
क्या मैंने बोला? सादिर अट्टम इसी को कहा जाता है। और इसी से क्वेश्चन पूछता है आपसे कि कौन सा डांस है जो कि आपका मंदिरों को समर्पित है, डिवोटेड टू टेम्पल्स। क्या बोलेंगे? मंदिरों को समर्पित है, डिवोटेड टू टेम्पल्स। मंदिरों को समर्पित कौन सा है? वो आपका साथी भरतनाट्यम है। अगर आपसे पूछे इसकी 3 शैली हैं, कौन कौन सी 3 स्टाइल हैं इसकी, वो 3 है वर्णम, जावाली और तिल्लाना। वर्णम, जावाली और साथी तिल्लाना का संबंध किससे है? तो आप बोलेंगे इनका संबंध भैया भरतनाट्यम से है। क्या बोलेंगे? इनका संबंध जो है वो भरतनाट्यम से। कौन कौन सी? वर्णम आपका साथी, जावाली और तिल्लाना। अब हम बात कर रहे थे कर्नाटक म्यूजिक की, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कर्नाटक म्यूजिक के फादर कौन है? फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक बताएं जी। कितने लोग जानते हैं फादर ऑफ कर्नाटका म्यूजिक? कर्नाटक संगीत के जो साथी पिता हैं वो कौन है? पितामह कहें तो बोलेंगे भैया पुरंदर दास हैं। कौन है? पुरंदर दास आपका कर्नाटक संगीत के पितामह हैं। यहीं पर क्वेश्चन बनेगा आपका त्रिमूर्ति कौन है कर्नाटक संगीत की? त्रिमूर्ति जो आपका साथी मेंस में है और त्रिमूर्ति जो वुमेन्स में है। त्रिमूर्ति जो साथी आपका वुमेन्स में है। तो त्रिमूर्ति यहाँ पर आते हैं त्यागराज मुथुस्वामी। क्या बोलोगे? त्यागराज हैं आपके और साथी आपका मुथुस्वामी। तीसरा नाम आप साथी बताएंगे जितने लोग जानते हो। ऐसे ही महिलाओं में अगर बात करें MS सुब्बुलक्ष्मी। क्या बोलेंगे? MS सुब्बुलक्ष्मी के नाम पर थम्स अप करके बताओ मुझे कि आप इनका नाम आपने सुना है कभी। MS सुब्बुलक्ष्मी। DK पट्टमल हैं। कौन है? DK पट्टमल हैं आपके। DK पट्टमल महिला ही हैं। और ML वसंत कुमारी। क्या बोलोगे? ML वसंत कुमारी। ठीक है, ML वसंत कुमारी। तीसरा जो नाम है पुरुषों में वो है साथी आपका श्यामा शास्त्री। किनका नाम जुड़ा हुआ है? श्यामा शास्त्री। तो इनसे क्वेश्चन क्या बनेगा? आपसे पूछेगा हमेशा कि आपका कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कौन है? कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति तो कौन है? त्यागराज हैं, मुथुस्वामी दीक्षितार हैं और श्यामा शास्त्री हैं। MS सुब्बुलक्ष्मी, DK पट्टमल और ML वसंत कुमारी। मुझे बताओ आप MS सुब्बुलक्ष्मी जी को कब जानते हैं? क्योंकि सबसे पहली संगीतकार हैं जिनको भारत रत्न मिला। किस वर्ष मिला? सबसे पहली संगीतकार हैं साथी ये भारत रत्न पाने वाली सबसे पहली म्यूजिशियन है। सबसे पहली म्यूजिशियन है जिनको साथी भारत रत्न अवार्ड मिला था। और भारत रत्न अवार्ड इनको कब मिला था? 1998 में। ठीक है, बहुत बार SSC पूछती है कि सबसे पहले भारत रत्न पाने वाली संगीतकार कौन है? MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी का संबंध किस म्यूजिक से है साथी? कर्नाटक म्यूजिक से है। और कर्नाटक म्यूजिक कौन से 2 डांस के लिए होता है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए होता है। ठीक है, मेहरी और आपका गोटीपुआ डांस का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मेहरी डांस कहाँ का है बताएंगे एक बार। मेहरी और साथी आपका गोटीपुआ, तो ये डांस कहाँ के हैं? उड़ीसा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। बिहार का तो नहीं है साथी। बिहार के तो नोट करेंगे धोबिया और सामा चकेवा। क्या बोलेंगे? धोबिया और सामा चकेवा। ये कहाँ के हैं साथी? आपका ये बिहार के हैं। पूछे भैया मेहरी और गोटीपुआ कहाँ के हैं? ओ दिशा। दिशा से क्या याद रखना है नाम? कौन सी हीरोइन याद आएगी? याद आएगी ओ दिशा पटानी। ओ दिशा पटानी। ओ दिशा पटानी पतली सी है या नहीं है? जी भैया एकदम से पतली सी है। किसके साथ रहती है? टाइगर के साथ रहती है। टाइगर श्रॉफ के साथ। अब नहीं रहती शायद। तो बाघा। क्या बोलेंगे? बाघ टाइगर ही तो है। घंटा मृदंगम। क्या बोलोगे? घंटा मृदंगम। ठीक है, उसे घंटों लोगों ने देखा और दंग रह गए, क्योंकि भाई उसने क्या पतली सी अपने पेट में पैक निकाल रखे हैं उसने, और घूमती रहती है सारे में। घुमुरा। क्या बोलेंगे? घुमुरा। दल खाई। कैसे चलती है? दल खाई सी चलती है। अच्छा जी, संबल संभल के भी चलती है वो। संबलपुरी कहाँ का डांस है? ये भी उड़ीसा का है। तो क्या बोलेंगे भैया? रणपा। एक रणपा डांस भी याद रखेंगे। वो दिशा पटानी के चक्कर में रण बहुत होते हैं। रण मतलब युद्ध होते हैं। ठीक है, ये कहाँ के हैं? ये आपका ओडिशा के हैं। ठीक है,
अच्छा, ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य याद है ना, उसको ओडिसी बोलेंगे, ओडिसी, वो 8 में से एक है। हरियाणा के साथ ही अगर बात करें तो हरियाणा का धमाल याद रख लेना, हरियाणा के लोग धमाल कर देते हैं, धमाल कर देते हैं, पहलवान वहाँ के, और फिर खुशी में मंजीरा बजता है, ढोल मंजीरा, मंजीरा बजता है। यूपी के साथ ही अगर बात करें आपसे, चरकुला और कजरी को ना भूलना। चरकुला और कजरी डांस कहाँ के हैं, क्या बोलेंगे? चरकुला और कजरी डांस यूपी के एसएससी बहुत कम पूछता है तो इन दोनों को ही बस, चरकुला और कजरी। भारती शिवाजी और कनक रेले के व्याख्याता हैं। भारती शिवाजी और कनक रेले का संबंध किससे है, याद रखेंगे। क्या बोलेंगे भैया? कनक रेले और भारती शिवाजी। क्या बोलेंगे? मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, कथक और ओडिसी। भैया जी ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है, और भारती शिवाजी को जो पद्मश्री मिला वो साथी पद्मश्री इनको मिला 2004 में। क्या बोलेंगे? 2004 में मिला, ठीक है। और कनक रेले को जो पद्मश्री मिला वो 1990 में मिला। कब मिला इनको? इनको पद्मश्री मिला साथी आपका 1990 में, ठीक है, 1990। अच्छा, मोहिनी अट्टम की अगर मैं आपसे पूछूं कि मोहिनी अट्टम साथी मुझे बताओ किस राज्य का है, तो सारे दोस्तों का उत्तर आएगा टैटे। भैया आपने बताया केरला का होता है। कहाँ का? टैटे का संबंध किससे है? वो केरल से है, ठीक है। मोहिनी अट्टम के साथ ही कुछ डांसर्स मुझे बताएं जो अक्सर पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि कौन है जिनको मदर कहा जाता है मोहिनी अट्टम की, द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम, यानी कि हिंदी वाले लिखें मोहिनी अट्टम की जननी किसको कहते हैं, तो कौन है भैया? कलामंडलम, बोलो, कलामंडलम कल्याणी अम्मन है। कौन है? कलामंडलम कल्याणी अम्मा है। कौन है? कलामंडलम कल्याणी अम्मा। ये कौन है? ये मदर हैं, सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। अच्छा, बाकी डांसर्स की अगर हम बात करें, इसी में साथी शांताराव याद रखेंगे। दो तो हमने ऊपर देखे, शांताराव हैं आपका, दूसरे डॉक्टर सुनंदा नायर हैं। कौन? डॉक्टर सुनंदा नायर, और आपका डॉक्टर सुनंदा नायर याद रखेंगे। तीसरा छेमवती पवित्रन को याद रखेंगे। छेमवती पवित्रन का संबंध किससे है, तो हम कहेंगे जी मोहिनी अट्टम से है। गीता गायक का संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम से है। गीता गायक किससे संबंधित है? गीता गायक बोले आपसे साथी, आपसे शांताराव बोले, छेमवती पवित्रन बोले, या डॉक्टर सुनंदा नायर। कनक रेले हमको याद रखने हैं, और साथी आपका भारती शिवाजी। और मदर कौन है मोहिनी अट्टम की, तो आप कहेंगे मदर है भैया हमारा, कौन भैया? कौन है? मदर है कलामंडलम कल्याणी अम्मा। कलामंडलम कल्याणी अम्मा। दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? मैंने आपको बताया था साथी कि फागुन की पूर्णिमा को ना आपका होली मनाई जाती है, क्योंकि फागुन में क्या होता है? लगुन, तो लग जाता है पूर्ण रंग कब? होली पर। अगर मैं बात करूं दीपावली की, तो दीपावली कब मनाई जाती है साथी? माघ, चैत्र, अश्विन या फिर कार्तिक, तो कार्तिक महीने में अमावस्या को। देखो, पूर्णिमा में तो चांद होता है पूरा, अमावस्या में क्या होता है? अंधेरा, जब चांद नहीं दिखता, जब चांद नहीं दिखता है तो अंधेरा है। और भैया दिवाली पर लोग बम फेंकते नहीं है बहुत सारे, जी हाँ। आपकी गाड़ी खड़ी है सड़क पर, तो आप दीपावली पे अपनी कार तक पहुंच जाओगे? कार तक पहुंच जाओगे? आप कहोगे नहीं। मैं जा रहा था एक बार अपने घर से घेर में, किसी ने सड़क पर सब बम फेंका और सूतली बम मेरे होठ पे फटा एकदम से। ये मेरे साथ घटी हुई सही घटना है। तो क्या बोलोगे? दीपावली में कार तक जाना भैया मुश्किल है, आप सड़क पार ही नहीं कर सकते, बम फेंक देगा कोई, तो क्या बोलेंगे? जी भैया ऐसे ही होगा। तो होली और दिवाली को याद रखना है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आएगा महाशिवरात्रि, याद रखिए। महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? क्योंकि सभी धार्मिक जो समुदाय हैं उनसे प्रश्न पूछता है एसएससी। तो महाशिवरात्रि कब मनेगी? वो फागुन माह में मनती है। कौन से माह में? तो महीने याद रखने जरूरी हैं, फागुन माह में। साथ ही आपसे पूछ ले गणेश चतुर्थी कौन से महीने में बनेगा? गणेश चतुर्थी किस महीने में मनाई जाती है? तो भाद्रपद में। क्या बोलोगे? गणेश जी बहुत मोटे से, उनसे भादा नहीं जाता। भादा नहीं जाता मतलब भाद्रपद याद रख लो भाई, ठीक है। आपसे पूछे साथी हनुमान जयंती किस महीना में? हनुमान जयंती किस महीने में मनती है? तो चैत्र महीने में। कौन से? चैत्र महीने में। हनुमान जी के जो भक्त है ना, वो किसी से चैट नहीं करते, वो किसी से चैट करते ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ आप, ये कौन सा महीने हैं? ये हिंदी कैलेंडर है।
तो हिंदी कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है बताएं? जो हिंदी पंचांग होता है, पंचांग अर्थात कैलेंडर, हिंदी पंचांग का साथी जो फर्स्ट मंथ होता है, जो पहला महीना होता है, वो कौन सा होता है? तो पहला महीना साथी ये चैत्र ही होता है। और साथी मैं आपसे पूछूं लास्ट मंथ कौन सा होता है, अंतिम महीना भैया कौन सा होता है हिंदी कैलेंडर का? तो बोलेंगे भैया फागुन होता है। कौन सा होता है? फागुन होता है। चैत्र पहला महीना है और फागुन क्या है? वो आपका दूसरा महीना है। ठीक है, आगे आते हैं। 1928 से 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते? 1928 से 1980 के बीच, ऐसे नहीं पूछ रहा हॉकी में, पूछ रहा सारे पदक कितने जीते भारत ने। तो गजब तरीके से उत्तर बताएं भैया। तो पहला मेडल हमारा आया 1928 में ही, ये तो उसने ठीक कहा। 1928 के बाद में साथी हमने 32 में जीता, 1936 में हमने जीता, 40-44 के ओलंपिक हुए नहीं, फिर हमने साथी आपका 1948 में जीता, फिर 1952 में, फिर 1956 में, और 1960 में हम नहीं जीत पाए, 1964 में, और फिर साथी 1980 में। तो कितने मेडल हमने जीते बताएंगे एक बार? तो सारे दोस्तों का उत्तर जो आया ना 8 एकदम सही है। मुझे बताओ साथी, तो पहला गोल्ड जब तुमसे पूछेगा पहला गोल्ड ये किस जगह हमने जीता, तो यहां पर ये किस खेल में जीता था? हॉकी में। और साथी ये एम्स्टर्डम में जीता था। हॉकी एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम जो कि नीदरलैंड की राजधानी है, नीदरलैंड में ये हमने जीता था। कहां पर जीता? नीदरलैंड में जीता था। अंतिम जो 1980 का है, आजकल एसएससी के ट्रेंड पर है, हर बार पूछता, 1980 में हमने यहाँ पर लास्ट गोल्ड जीता था हॉकी में। उसके बाद से साथी हमारा हॉकी में गोल्ड नहीं आया है। लास्ट गोल्ड इन हॉकी है ये, लास्ट गोल्ड इन हॉकी ओलंपिक में। तो ये कहां पर हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, ये मॉस्को में हुआ भैया। कहां पर हुआ? ये मॉस्को में हुआ, कभी भी गलती नहीं करनी है। अच्छा मैं पूछूं तो मुझे बताओ आज तक भारत ने ओलंपिक में कुल कितने गोल्ड जीते हैं? भारत के साथ ही अगर हम बात करें, आज तक भारत के कुल ओलंपिक जो पदक हैं, कुल ओलंपिक पदकों की हम बात करते हैं, तो कुल ओलंपिक पदक हमने जीत रखे हैं आपका 35। लेकिन अगर मैं बात करूं गोल्ड की, तो गोल्ड हमारे साथी 10 हैं। 10 कैसे? 8 तो आपका, 10 कैसे बांटेंगे? 8 तो आपका हॉकी टीम के हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, 8 तो साथी हॉकी टीम के हैं, और एक आपका साथी अभिनव बिंद्रा जी का है। किसका है? अभिनव बिंद्रा जी का है। मुझे बताओ अभिनव बिंद्रा ने किस साल जीता था गोल्ड? तो भैया बीजिंग में जीता था। किस में? बीजिंग, चाइना में इन्होंने जीता था, और 2008 में जीता था, 2008 में। एक गोल्ड किसका है भैया? एक नीरज चोपड़ा जी का है, नीरज चोपड़ा जी का है। किस गेम में दोनों ने जीता ये भी बताना है। नीरज चोपड़ा जी का है ये किस में? जावलिन थ्रो में, यानी कि भाला फेंक में इन्होंने जीता, भाला फेंक में। और कितना भाला फेंका? 87.85 मीटर भाला फेंका। ये कहां पर साथी? 2021 टोक्यो में उन्होंने जीता था। इनकी अगर बात करते हैं अभिनव बिंद्रा, आप मुझे बताओ अभिनव बिंद्रा ने जो साथी आपका, अभिनव बिंद्रा ने जो आपका गोल्ड जीता वो कौन से गेम में जीता? तो आंसर आएगा भैया शूटिंग में जीता है। किसमें? निशानेबाजी में जीता है। किसमें जीता है? निशानेबाजी में जीता है। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि जब हमने पहला साथी आपका, जब हमने पहला गोल्ड जीता था तो कप्तान कौन थे? बताओ भाई। 1928 में कैप्टन कौन थे? तो 1928 में जयपाल सिंह मुंडा। क्या याद रखोगे? जयपाल सिंह मुंडा ये भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे। ये क्या हुआ भाई? बोर्ड की लाइट गई है बस, मतलब बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए सब। क्यों जा रही है लाइट? कहां से? ठीक है। हेलो 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 हेलो, एक बार थम्स अप करके सारे साथी बताएंगे क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं भाई? एक बार थम्स अप करके बताना कि मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं। तो ये तो सेव भी नहीं हो पाएगी पीडीएफ आज।
थम्स अप करके साथी बता रहे हैं कि आवाज़ सुन पा रहे हैं। भैया लाइट का इशू चल रहा है आज सुबह, सुबह भी ये दिक्कत हुई, 10 बजे की क्लास में, 12 बजे भी ये दिक्कत हुई, अभी थोड़ी सी दिक्कत और ये, उसके लिए रियली सॉरी। थोड़ा सा मैनेज करेंगे भाई, इलेक्ट्रिसिटी की आज जो वायरिंग सप्लाई में उसमें कुछ दिक्कत है ना। थोड़ा सा सहयोग करना भाई, बोलना भैया करेंगे सहयोग, और कर ही क्या सकते हैं। अब लाइट जाएगी तो जाएगी। हेलो 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 हेलो। दिख गया भैया आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो भाई एक ओपन कैसे होगा? पिछला डेटा आ जाएगा। आ गया आ गया आ गया। ठीक है भाई, तुम्हारी पीडीएफ जो लोग देखते हैं उनके लिए बच जाएंगी चीज़ें, है ना। हाँ ठीक है, आ रही है। नहीं भाई, नहीं आ रहा है डेटा, दोबारा लगाओ पीडीएफ। बच जाएगा डेटा, आज तुम्हारा हाथ से लिखना पड़ेगा तुमको। ठीक है, 30 सेकंड का टाइम और देंगे। हाँ सेव कर लो ये डेटा, चला। ठीक है, इतने मुस्कुराओ एक बार, मुस्कुरा के दिखाओ कमेंट सेक्शन में। सर धीरे धीरे चलिए, हम नोट्स बना रहे हैं। मैं कौन सा प्रिंटेड लिख रहा हूँ, मैं भी तो हाथ से ही लिख रहा हूँ भाई, मेरी ही तरह तुम भी लिखो। धीरे धीरे बोलना होता है, धीरे धीरे। धीरे धीरे लिख नाम से तुमने कभी सुना? धीरे धीरे लिख, कोई और लिख ना ले, ऐसा नहीं होता साथी। तेज तेज लिखा करो, धीरे धीरे के चक्कर में कोई कोई तो सजा के लिखता होगा, वो तो 4 घंटे में लिखेगा, तो उसके हिसाब से थोड़ी ना चलेंगे। बोलो भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। बोल दो हॉकी। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था भाई, क्वेश्चन ये था 1928 से 80 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते साथी, ये हमारा क्वेश्चन चल रहा था। मैं आपसे पूछ रहा था 1928 में मुझे बताओ कि कौन कैप्टन थे। 1928 में मैंने बताया जयपाल सिंह मुंडा। क्या बोलोगे? जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा कौन थे साथी? वो आपका कैप्टन थे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा 1936 में कौन थे, या पूछते हैं मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर हैं, वो भारतीय हॉकी टीम जिसने आपका साथी जीता था गोल्ड, किस वर्ष में वो कप्तान थे? 1936 में। आपसे पूछा जाएगा आज़ादी के बाद में हमने पहला गोल्ड जीता, और क्योंकि हमने यहाँ ब्रिटेन को हराया था इसीलिए इनका इंपोर्टेंट नाम है किशन लाल। अंतिम गोल्ड 1980 कहाँ पर साथी, क्या जगह बताई थी? बताएंगे मास्को में। आपने बताया भैया वासुदेव भास्करण। कौन थे? वासुदेव भास्करण हैं, ये बात याद रखेंगे, वासुदेव भास्करण हैं। अभी आप लोगों को पता है कि 2021 में हमारी हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता था? 2021 में जो हॉकी टीम है उसने जीता था साथी ओलंपिक में आपका क्या? ब्रॉन्ज, अर्थात कांस्य जीता था। और कांस्य जीता कितने वर्षों के बाद हमारा मेडल आया था? 41 वर्षों के बाद। कितने वर्षों के बाद? 41 वर्षों के बाद मेडल आया था, नहीं तो 1980 के बाद कोई मेडल था ही नहीं। गोल्ड के बाद सीधे हम गायब हो गए थे इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी था? कौन है जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए पहला एशियाई भी है और भारत का भी टेनिस खिलाड़ी है? अंकिता रैना, पीवी सिंधु, बोलेंगे जी पूरव राजा, या फिर लिएंडर पेस, या फिर लिएंडर पेस। सबका आंसर आ रहा है पीवी सिंधु। मैंने बोला दोस्त पहला भारतीय, नाम से ही समझ लो, पहली लिख देता नहीं तो। क्या बोलेंगे? लिएंडर पेस जीत चुके थे भारत के लिए भैया 1996 में अटलांटा ओलंपिक में। अटलांटा ओलंपिक में पहले ही हमारा मेडल आ चुका, पीवी सिंधु से भी पहले, अटलांटा ओलंपिक में साथी। और यहाँ पर इन्होंने जो जीता वो जीता था ब्रॉन्ज मेडल। क्या? कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था? कांस्य पदक। अब क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल कब आया?
पहला भारत का पूछ रहा हूं मैं, पहला ओलंपिक पदक भारत के लिए कब आया, साथी बताएंगे। पहला ओलंपिक पदक कब आया था, किस वर्ष आया? तो 1952 में आया, 1952 में आया। बाबा के डी जाधव ने जीता। कौन? के डी जाधव ने जीता। और ये किस खेल से संबंधित थे, आप मुझे बताएंगे। ये कांस्य पदक इन्होंने जीता। जो साथी नहीं जानते हैं उनको जानना चाहिए। पहले सबसे बड़ा पद होता है गोल्ड, फिर होता है आपका साथी सिल्वर, और फिर होता है ब्रॉन्ज। ठीक है, इसी को हम स्वर्ण पदक, सिल्वर को हम रजत पदक और ब्रॉन्ज को हम कांस्य पदक कहते हैं। के डी जाधव किस खेल से जुड़े हुए थे? कुश्ती से जुड़े हुए थे, रेसलिंग से ये जुड़े हुए थे। मुझे बताओ, पहला, ये तो ओलंपिक पदक हो गया, पहला रजत पदक किसने जीता? पहला रजत पदक भारत के लिए किसने जीता और किस वर्ष में जीता? तो बोलेंगे 2004 भैया, एथेंस ओलंपिक में जीता। क्या बोलेंगे? एथेंस ओलंपिक में। तो फिर ये भी पता होना चाहिए 1952 में ओलंपिक कहाँ पर हुए थे? हेलसिंकी, क्योंकि पहला मेडल हमारा आया। हेलसिंकी ओलंपिक ये हैं। एथेंस में साथी आपका राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जीता। बताएं दोस्त, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ किस खेल से जुड़े हुए हैं? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आप बोलेंगे शूटिंग से जुड़े हुए हैं। और पहला गोल्ड आप जानते ही हैं, व्यक्तिगत रूप से वो अभिनव बिंद्रा जी ने जीता। उनकी पुस्तक का नाम है ए शॉट एट हिस्ट्री। क्या? ए शॉट एट हिस्ट्री। इंडियन सुपर लीग आईएसएल, पूरा नाम है आईएसएल, एक चैंपियनशिप है, किस खेल से जुड़ी हुई है? क्या क्रिकेट से जुड़ी हुई है, या कबड्डी से जुड़ी हुई है, या खो खो, या फिर फुटबॉल? याद रखेंगे साथी, ये फुटबॉल से जुड़ी हुई है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया 2013 में। लेकिन जो पहली प्रतियोगिता हुई वो 2014 में हुई। क्या आप बता सकते हैं पहली प्रतियोगिता को किसने जीता? पहला जो कंपटीशन हुआ इसका, क्या बोलेंगे? उस टाइम 8 क्लब थे इसमें, अभी तो वर्तमान में 13 क्लब हैं। तो क्या बोलेंगे? पहली प्रतियोगिता 2014 में हुई, जो फर्स्ट सेशन था, और वो जीता था साथी आपका एटलेटिको डी कोलकाता ने। किसने? एटलेटिको डी कोलकाता ने इसको जीता था। क्या बोलेंगे? एटलेटिको डी कोलकाता ने इसको जीता था। बहुत सारे दोस्तों ने लिखा कोलकाता कोलकाता कोलकाता। क्या कह रहे हैं? दिखाएं, ऊपर करें थोड़ा सा। अगर भैया मैं 40/40 सेट याद कर लूंगा तो मेरा जीएस में कितना हो जाएगा स्कोर आरपीएफ में? प्लीज सर बता दीजिए। दोस्त, आप सारी क्लासेस मेरी प्लीज किया करो, तो ये बात आप जान पाओगे। मैं हमेशा आपसे कहता हूं, मैं अपनी कक्षा में साथी कोई श्योरिटी नहीं देता। मेरी कक्षा में जिनको लगे कि कोई बहकावा यहां पर मिलेगा कि आप इतना स्कोर कर देंगे, भाई अगर मैं ऐसे बता देता तो इसका मतलब है आपका पेपर मैं बना रहा होता। तो आपका पेपर साथी मैं नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपसे इतना कह सकता हूं कि आप इसमें दम लगाएंगे तो इतनी मेहनत आप कहीं और करेंगे, उससे ज़्यादा की एश्योरिटी मैं आपको दे सकता हूं साथी। मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी परीक्षा में आपके 50 क्वेश्चन आए और पेपर ऐसा आ जाए कि 25 क्वेश्चन करने मुश्किल हो जाए। तो साथी अगर कोई 25 करके आया ना, तो वो तुम होगे, इस सेट के बच्चे होगे, वो 25 करके आएंगे। और ऐसा नहीं हो सकता आप 25 करके आए तो कोई और 26 कर पाए, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं। अगर दोस्त इसमें कोई 40 करके आएगा ना, तो वो 40 करने वाले आप होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई 41 वाला आपसे ज्यादा कोई करके आए बिना इन एफर्ट्स के। ये एफर्ट्स उसको लगाने होंगे, क्योंकि दोस्त ये अपडेटेड है। इतनी श्योरिटी मेरी आपसे है। आज के बाद कोई वादा नहीं, सिर्फ यही एक वादा है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है? क्या बोलेंगे? भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? स्कोर बच्चा हमेशा पेपर पर डिपेंड करता है, ये माइंडसेट बना लो। 5 जून, 5 जून को क्या है आपका? क्या बोलेंगे? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस है, पूछा जाता है खूब। विश्व पर्यावरण दिवस है। 10 सितंबर को क्या है साथी आपका? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। क्या बोलेंगे? विश्व आत्महत्या रोकथाम, सुसाइड को रोकने के लिए एक डे मनाया जाता है, रोकथाम दिवस है। ठीक है? कोई कोई व्यक्ति अपने जीवन से हार मान जाता है, उसको लगता है कि अब चारों तरफ कुछ नहीं बचा। लेकिन दोस्त याद रख लेना, आशा से ही जीवन है। हमेशा बहुत सारे लोगों ने, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक बार आत्महत्या का मन बना लिया था। उन्होंने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि मैं सदानंद आश्रम जो साथी आपका वहां पर लक्ष्मण झूला के पास में है, वहां से कूदने वाला था, लेकिन फिर मैंने आपका अंतिम
प्रयास के लिए अपने जीवन में ये ठाना कि मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं मुस्कुरा के जीऊंगा। और आप लोग जानते हैं कि वो एयरफोर्स जाना चाहते थे, नहीं जा पाए, लेकिन फिर वो तीनों सेनाओं के राष्ट्रपति बने। 12 मई को साथी क्या मनता है बताएंगे। 12 मई को विश्व नर्स दिवस। कैसे याद करते थे हम इसको हम याद करते थे ऐसे कि 1-2 में ही नर्स बनने की चाहत होती है, 1-2 में ही, नहीं तो सारी की सारी तो डॉक्टर नहीं बनना चाहती हैं, जिसको डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं, डॉक्टर नहीं कोई वर्ड नहीं होता। 1-2 में ही नर्स बनने की चाहत होती है, नहीं तो नर्स नहीं बनना चाहती कोई। और भाई हमारे देश में बालिकाओं की पढ़ाई के लिए 2-4 जने ही हैं, 2-4 जने ही हैं जो बालिकाओं को पढ़ाने के लिए खुल के सामने आते हैं, समाज के सामने 2-4 जने। मुझे बताओ 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को एनआरआई डे, प्रवासी भारत दिवस। किसकी याद में बताना भैया, कौन महान शख्सियत हैं, किनकी याद में मनाया जाता है एनआरआई डे, नॉन रेजिडेंट इंडियंस डे। बताएंगे जी किनकी याद में, महात्मा गांधी जी की याद में। 12 जनवरी को साथी क्या मनता है आपका, राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे। साथी बताएं किसकी याद में मनता है आपका। और 25 जनवरी को भी बताना, 25 जनवरी को आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। क्या बोलेंगे, नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। और साथी ये बताना 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस तो सबको पता होगा, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क बॉर्डर टैक्स डे मनाया जाता है, सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। तो क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय युवा दिवस भैया स्वामी विवेकानंद जी की याद में, क्योंकि 12 जनवरी उनका बर्थडे है। क्या बोलेंगे, स्वामी विवेकानंद जी की याद में, क्योंकि 12 जनवरी साथी उनका 12 जनवरी 1863 को क्या हुआ था उनका, विवेकानंदा, सॉरी मैं उनका नाम गलत लिख रहा था। क्या बोलेंगे, स्वामी विवेकानंदा, स्वामी विवेकानंदा, ठीक है। इनका जो जन्म है साथी वो 12 जनवरी 1863 को, और इनकी जो पुण्यतिथि है साथी वो 4 जुलाई 1902 है। क्या बोलेंगे, 4 जुलाई 1902 को इनका देहांत हुआ था। एनआरआई डे, क्योंकि साथी 9 जनवरी 1915 को कौन वापस लौट आए, गांधी जी कहाँ से आए वापस बताएंगे। गांधी जी अफ्रीका से वापस आए। कहाँ से वापस आए, अफ्रीका से वापस आए। मुझे बताएं कितने वर्ष वहां रह करके आए, गांधी जी कितने वर्ष अफ्रीका में रह करके आए, सारे दोस्त बताएं। भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है, स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ पीरियड इसको कहा जाता है। स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ पीरियड से साथी मतलब होता है कि जनसंख्या विस्फोट नहीं हुआ, जनसंख्या बहुत बड़े प्रतिशत के साथ में नहीं बढ़ी, लगभग बराबर है। कौन सा वो वर्ष है, 1921 से 1951 बोलेंगे। कुछ कह रहे हैं साथी 15 वर्ष रह करके आए, गलत उत्तर है, 15 वर्ष रह के आए गांधी जी। गांधी जी 1893 में गए थे साथी, 1893 में गए, और आपका फिर आए गांधी जी 1915 में, ठीक है। तो 21 वर्ष रह करके आए, बहुत शानदार। क्या बोलेंगे किस अवधि को, तो 1921 से लेकर के जो 51 तक का है ये टाइम था कि जनसंख्या बहुत नहीं बढ़ रही थी। लेकिन साथ ही 1901 से लेकर के, अगर मैं 21 तो वो भी स्थिर जनसंख्या ही थी लगभग, लेकिन मैं बात करूं साथी 1921 को हम बोलते हैं द ग्रेट डिवाइड। क्या बोलते हैं, द ग्रेट डिवाइड, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन, यानी इसको हम बोलते हैं महान विभाजक वर्ष। तो भारतीय जनगणना में महान विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है, महान विभाजक वर्ष तो किसको कहा जाता है, 1921 को। क्यों, क्योंकि साथी इसके बाद क्या हुआ आपका कि जो जनसंख्या में तब्दीली देखने को हमको मिलती है, जैसे एक मिलती है हमको ऋणात्मक वृद्धि दर, कब से है, ऋणात्मक वृद्धि दर, नेगेटिव ग्रोथ। क्या जनसंख्या 10 साल के बाद घटी भी, ऐसा भी हुआ क्या, जी हाँ ऐसा भी हुआ। ऋणात्मक वृद्धि दर इसको बोलते हैं नेगेटिव ग्रोथ रेट, भी क्या पॉपुलेशन में देखने को मिला, जी भैया किस वर्ष में मिला बताएंगे, नेगेटिव ग्रोथ रेट भी क्या देखने को मिला, जी हाँ 1911 से 21 की जनसंख्या में देखने को मिला 0.3% नेगेटिव ग्रोथ था। आगे नेगेटिव का साइन लगा लेना, कितना, -0.31% का एक नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला। क्या मुझे बताएं सर्वाधिक वृद्धि दर कब हुई,
सबसे तेज जनसंख्या किन 10 वर्षों के बीच बढ़ी, क्योंकि जनगणना तो 10 वर्षों में होती है। सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर साथी क्या बोलेंगे, जो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट रहा वो रहा 1961 से लेकर के 71 को, और वो था 24.80%। ये सबसे ज्यादा है ग्रोथ रेट, सबसे ज्यादा 24 साल में 24% जनसंख्या भी बढ़ी, और नेगेटिव देखने को मिला सिर्फ एक बार आपका -0.31%। ठीक है, क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे आएंगे। एक बच्चा पूछ रहा है कमेंट करके, सर कब तक इग्नोर करोगे, ब्लॉक कर दो इसको, परमानेंट इग्नोर करेंगे साथी, तुमको करना मत सही में भाई, नहीं करने कमेंट, ठीक है, कमेंट नहीं करने अपना नाम बुलवाने के चक्कर में, क्योंकि आपका नाम आपके सिलेक्शन से होगा साथी। अभी मैं आपका नाम ले लूं और फिर मैं उस नाम को भूल जाऊंगा, उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन आप जो नाम अपना गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में करोगे ना साथी, वो शायद वर्षों वर्षों तक जीवित रहेगा। तो उसके लिए मेहनत कीजिए, उस ऊर्जा को कहीं और मत लगाइए। ये मेरा आपसे पैर और हाथ दोनों जोड़ करके निवेदन है। अनुच्छेद 21A सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कौन सा करता है? 3 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए, 3 से 14 वर्ष, 5 से 18 या 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। कब जोड़ा गया साथी? ये आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया, और इसी से बनता है आपका क्या? शिक्षा फंडामेंटल राइट बन गया, यानी शिक्षा आपका मौलिक अधिकार बना। क्या बना? शिक्षा फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार बना, मौलिक अधिकार बना। अच्छा मुझे बताओ सारे दोस्त, अगर आपसे पूछ ले राइट टू एजुकेशन कब आया, आरटीई कब आया? आरटीई जिसको हम बोलते शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, ये कब आया था? सारे दोस्त बताएंगे राइट टू एजुकेशन ये किस वर्ष आया? तो राइट टू एजुकेशन आया हमारा 2009 में। कब आया? 2009 में। 2009, कुछ साथी 2005 लिख रहे हैं बच्चों, 2005 में आरटीआई आया है। यह है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। इंफॉर्मेशन माने क्या होता है? सूचना। तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो आया है वो 2005 में है, 2005 में आया। आरटीआई जिसको हम साथी आपका आर्टिकल 19(1) के 1 के तहत रखते हैं, इसी आरटीआई के साथ में हमारा साथी हम साइलेंस का अधिकार यानी कि चुप रहने का अधिकार, या साथी हम बोले आपका बोलने का अधिकार अर्थात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी इसी में रखते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसको हम कहते हैं। तो आरटीई और आरटीआई दोनों में कभी कंफ्यूज नहीं होना। आरटीआई अर्थात आपका साथी क्या बोलेंगे? 2005, और आरटीई अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 होगा। प्यारे दोस्त, बड़े मतलब दुख की बात है। दुख की बात तो मतलब ऐसे नहीं है कोई, मतलब सर ने ये मैसेज दिया है कि यूपीएस खराब हो चुका है, ट्रांसफार्मर खराब हो चुका है, और मतलब अंतिम पल पर हमारी क्लास चल रही है। तो कुछ और भी ज़रूरी चीज़ें ऑफिस की होती हैं, क्लास तो ज़रूरी है ही। तो उन्होंने कहा है कि अगर 10 मिनट में क्लास बंद हो पाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। ठीक है, हमारे लिए दुख की बात है, क्योंकि अब हमको इसके क्वेश्चन एक दिन बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि भाई 1600 क्वेश्चन का मतलब तो 1600 क्वेश्चन रहेगा। निम्न में से कौन, तो आज हम करेंगे 20 क्वेश्चंस। कितने? एक बार लिख दे कमेंट सेक्शन में, मेरी बात आप तक पहुंच पाई? फटाफट से आज हम 20 क्वेश्चन करते हैं। कितने क्वेश्चन करेंगे साथी? आज हम 20 क्वेश्चन करते हैं। बाकी जो 20 बचे हुए हैं उनको रिजर्व कर लेंगे, एक एक दो दो हर रोज ऐड करके बनाएंगे 1600 क्वेश्चन ही, कोई कमी नहीं, कोई 20। बहुत बढ़िया। तो अस्पृश्यता का अंत, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, मैंने किस में बताया था आपको? क्या आर्टिकल 17 में बताया था? क्या ये सही है? जी हाँ। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण साथी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये 23 में थोड़ी ना बताया था, ये कल बताया था गया था आपको, आर्टिकल 22 में है दोस्त। किस में है? आर्टिकल 22 में है। ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 बताता है, और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण ये आपका अनुच्छेद 29 बताता है। एकदम से सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एकदम से सही हो जाएंगे। आर्टिकल 23 जो है ना साथी, वो तो बलात्श्रम और मानव दुर्व्यापार पर रोक लगाता है।
बलात् श्रम समझते हैं? बलात् श्रम होता है फोर्स्ड लेबर, आप किसी से जबरन कोई कार्य करवा रहे हैं। बलात् श्रम और आपका मानव जो दुर्व्यापार है, ठीक है, जो तस्करी होती थी मानवों की, उसको साथी क्या करता है? ये निषेध करता है, निषेध करता है। आर्टिकल 24 में बच्चों के काम करने पर रोक है। क्या बोलेंगे? कारखानों में बालकों का जो नियोजन है, छोटे छोटे बच्चों को लगा देते हैं कारखानों में, बच्चों के कार्य, क्या बोलोगे? बच्चों के नियोजन जो है, नियोजन जो है वो साथी क्या है? आपका प्रतिषेध, मतलब बच्चों को फैक्ट्री आदि में कार्य पर नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। क्या बोलेंगे? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्री ईटीसी। कोई और जगह भी हो सकती है फैक्ट्री के अलावा, होटल वगैरह कुछ भी हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? ठीक है, पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण मिलता है, क्योंकि भाई हम आर्टिकल 16 ये कहता है लोक नियोजन के अवसर पर समानता, कि सबको समान अवसर मिलेंगे, लेकिन फिर आप लोग जानते रिजर्वेशन भी मिलता है। तो रिजर्वेशन क्या बोलता है? वो आर्टिकल 16 के सेक्शन 4 के तहत मिलता है। क्या बोलेंगे? रिजर्वेशन किसके तहत मिलेगा? आर्टिकल 16 के सेक्शन 4 के तहत। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार है जो अनुच्छेद 19(1) के डी को साथी अनुच्छेद 21 से मिलाने पर पढ़ने पर प्राप्त होता है? 19(1) का डी क्या है साथी आपका? कि आप भारत की टेरिटरी में, भारत की टेरिटरी में, भारत के अंदर आबाद घूम सकते हो, कोई नहीं रोक सकता तुमको। भारत के अंदर घूमने का अधिकार देता है कि आप स्वतंत्र रूप से भारत में, क्या बोलेंगे, घूम सकते हैं कहीं भी, कहीं भी इंडियन टेरिटरी में कहीं भी। आर्टिकल 21 कहता है विदेश यात्रा का अधिकार। तो विदेश यात्रा पहले तो देश में यात्रा होकर के ही तो होगी, या सीधे घर से बैठे एकदम विदेश, क्या बोलेंगे, वो भी संभव है, लेकिन आपका घर भी तो देश में होना जरूरी है। तो ये किससे मिलकर बनता है? विदेश यात्रा का अधिकार मिलता है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे, आगे आएंगे। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? अच्छा, मैं यहां पर एक चीज और बता दूं इस प्रश्न से पहले आपको। आर्टिकल 19 को खत्म कर लेते हैं, आर्टिकल 19 को साथ ही खत्म कर लेते हैं। आर्टिकल 19 का पार्ट ए क्या कहता है? पार्ट ए कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आप इस देश में कुछ भी साथी बोलना चाहते हैं, हमारा देश वो स्वतंत्रता देता है, लेकिन उसका इस्तेमाल कुछ लोग बड़े गलत तरीके से करते हैं। क्या बोलेंगे? वाक एवं अभिव्यक्ति। तो क्या बोलेंगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति। दूसरा आया आपका साथी, क्या बोलेंगे? दूसरा आया शांतिपूर्व सम्मेलन में आप भाग ले सकते हैं। शांतिपूर्वक का मतलब आप कहीं भी शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं। क्या बोलेंगे? असेंबल विदाउट आर्म्स, असेंबल विदाउट आर्म्स, आप कहीं भी साथी इकट्ठा हो सकते हैं विदाउट आर्म्स। ऐसे नहीं है कि बगल में आपका कट्टा तमंचा लगा करके या पिस्टल लगा ली किसी ने और पहुंच गए सभा करने, वो वैलिड नहीं है साथी। शांतिपूर्व सम्मेलन हो गया। तीसरा जो आता है साथी वो आता है कोई संघ बनाने का अधिकार, कोई संघ या संगम आप बना सकते हैं, ये साथी आपका राइट है 19C में, यानी कोई भी संघ आप बना सकते हैं, यानी कि कोई भी यूनियन या साथी कोऑपरेटिव हम बना सकते हैं, कोऑपरेटिव्स हम साथी बना सकते हैं। आगे आता है आपका संघ बनाने के बाद में साथी कि कहीं पर आबाद संरक्षण आप कर सकते हैं, आबाद घूमना, पूरे देश में कहीं भी आपको बिना बाधा के आप घूम सकते हैं। मूव फ्रीली विदाउट इंडियन टेरिटरी, ठीक है, कहीं भी घूम सकते हैं। मूव, क्या बोलेंगे? मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी, क्या बोलेंगे? थ्रू आउट द टेरिटरी, या थ्रू आउट द टेरिटरी मतलब क्षेत्र को बोलते हैं, क्षेत्र। अब इसको यूनियन टेरिटरी में समझ लेना, ये भारत के क्षेत्र की बात कर रहा है। ई में साथी क्या है आपका? क्या बोलेंगे? टू रिजाइड, कहीं पर भी आप निवास कर सकते हैं देश में। टू रिजाइड एंड सेटल, आप कहीं भी देश में बस सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कहीं भी आप रहें या कहीं भी आप निवास करें, ठीक है। ई और आपका साथी जो एफ था, एफ को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। जी में क्या है? व्यवसाय की स्वतंत्रता, आपकी मर्जी है, आप जो चाहे प्रोफेशन, कोई ट्रेड करें, कोई ट्रेड आप करते हैं,
कोई ट्रेड, कोई बिजनेस आप करते हैं, कोई बिजनेस आप करें, आपका मन है उस बिजनेस का, कोई भी प्रोफेशन आप चुने, कोई भी साथी ऑक्यूपेशन आप चुने, ये सब क्या होंगे, आपके अधिकार होंगे। ये किस में बताया है साथी, आपका एफ में। क्या बोलेंगे, कुछ भी बोलना। अच्छा, वाक और अभिव्यक्ति जो है साथी, यही हमारा, आप बोलेंगे मैं कुछ भी बोलने के लिए आप मुझे रोक नहीं सकते कुछ भी बोलने से, लेकिन अगर मैं चुप होना चाहता हूं तो मैं चुप हो जाऊंगा। जैसे कोई कोई कहता है भैया रास्ते में पुलिस मिलती है, पुलिस मिली, पुलिस वाले ने आपकी गाड़ी रोक ली, गाड़ी रोक के उसने आपसे सवाल पूछे, आप उसको सवालों को उत्तर दोगे या नहीं दोगे, बाध्य हो या नहीं बाध्य हो। तो आर्टिकल 19(1) ये कहता है कि कोई तुमसे कुछ पूछे, मतलब अगर आप संदिग्ध व्यक्ति नहीं है, नहीं तो तुमको ले जाएंगे, फिर बुलवाएंगे भी तुमसे, आप चाहें तो चुप रह सकते हैं, चुप रह के दिखाओ कागज, सब कुछ बोलना ही नहीं है, कोई पंगा ही नहीं करना। तो ये कहता है आपका चुप रहने का भी अधिकार है। आप किसी का पुतला फूंक सकते हैं रोड पर, जी हाँ, पुतला फूंकने का भी अधिकार है। साथ ही झंडा फहराने का अधिकार जो है हमारा, क्या बोलेंगे, अगर हम झंडा फहराते हैं और झंडा फहराने का जो अधिकार है हमारा, क्या बोलेंगे, वो भी कौन से आर्टिकल के तहत हमको मिलता है, तो क्या बोलेंगे, वो आपका साथी 1A के तहत मिलता है। ठीक है, आगे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है, संसद है, राष्ट्रपति है कि प्रधानमंत्री है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक साथी कौन होंगे, सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय साथी आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत 5 रिट। अच्छा मुझे बताओ, क्या उच्च न्यायालय में जो साथी शक्ति दी गई है वो किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो वो दी गई है साथी आपका आर्टिकल 226 के तहत, 226 के तहत। ठीक है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक, पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, एक फंडामेंटल राइट था साथी, लेकिन अभी क्या वो मौलिक अधिकार है, नहीं जी, अब वो सिर्फ एक वैधानिक अधिकार है, एक स्टेचुरी राइट है भैया। और कब हटा दिया गया था, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको हटा दिया गया था। पहले क्या बोलेंगे, आर्टिकल 31 हो गया आपका, जैसे उसको हटा दिया गया, 19 जो साथी 1 का एफ मैंने बताया उसको साथी हटा दिया गया, तो ये हटा दिए गए। इनको फिर कहां पर भेज दिया गया, भाग 12 में भेज दिया गया। और भाग 12 में किस आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 300 के में है, 300 के ए में है। और वहां पर क्या है, ये आपका एक लॉ, क्या बोलेंगे, एक कानूनी अधिकार है, एक स्टेचुरी राइट है, ये याद रखेंगे, वैधानिक या कानूनी अधिकार इसको बोलेंगे। महात्मा बुद्ध जी से साथी 5 प्रश्न है। गया का संबंध उनसे किस तरह से है, गया का संबंध किस तरीके से है, कुशीनगर से संबंध किस तरीके से है, लुम्बिनी से संबंध किस तरह से है, और सारनाथ से किस तरह संबंध है। तो गया की साथी हम बात करें आपसे, गया में उनको क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में साथी क्या हुआ था, उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, मतलब अंतिम समय था उनका। लुम्बिनी में उनका साथी जन्म हुआ था। और सारनाथ में क्या हुआ था, उन्होंने पहला उपदेश दिया था, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। तो क्या बनेगा साथी, 2 4 2 4 1 और 3 बन जाएगा, 2 4 2 4 1 3 बन जाएगा आपका। ठीक है, 2 4 1 3। एक आता है महात्मा बुद्ध जी की जो बंदर से भेंट हुई, बंदर से भेंट कहां पर हुई, बड़ा चर्चित ये साथी प्रसंग है। बंदर से भेंट किस जगह है, महात्मा बुद्ध की बंदर से भेंट वैशाली, वैशाली जिस बंदर ने इनको शरबत की पेशकश की। और एक साथी आपका जो नीलगिरी हाथी था, हाथी को वश में करने की जो घटना है वो कहां पर घटी, हाथी को जो इन्होंने वश में किया भीड़ के सामने, एक बिगड़े हुए हाथी को, तो क्या बोलेंगे, वो घटना राजगीर की है, राजगीर की है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे आएंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। साथ ही हम टॉपिक वाइज बढ़ रहे हैं, जैसे हम महात्मा बुद्ध जी के बारे में जानेंगे तो कंप्लीट तरीके से जानते हुए फिर जैन धर्म, इसी तरह हम एक क्रम से बढ़ रहे हैं, हर विषय में हम उसी क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। वैशेषिक दर्शन किसका है, सांख्य दर्शन किसका है, योग दर्शन किसका है, और न्याय दर्शन किसका है। तो योग के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते होंगे भैया, ऋषि पतंजलि का दर्शन है, किसका है, ऋषि पतंजलि का दर्शन है। सांख्य दर्शन किसका है साथी, आपका कपिल मुनि का है। सांख्य दर्शन साथी किसका है, आपका कपिल मुनि का है, ये याद रखेंगे। अच्छा, आपका फिर आता है आपका न्याय दर्शन किसका है साथी, गौतम का है न्याय दर्शन। और वैशेषिक दर्शन वो कनाड का है, किसका बोलेंगे, कनाद का। इन्होंने पार्टिकल थ्योरी दी,
जो जिसको डाल्टनवाद कह के दुनिया ने अपना बना लिया, उससे बहुत पहले हमारे वैशेषिक दर्शन कणाद में वो साथी कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि कणों की प्रवृत्ति के बारे में बात थी। तो क्या बोलेंगे, 3 4 3 4 साथी आपका 3 4 2 1, 3 4 2 1 अर्थात विकल्प 1 ठीक हो जाएगा। इसमें एक आता है साथी आपका पूर्व मीमांसा। मुझे बताएं पूर्व मीमांसा दर्शन के लेखक कौन है? तो पूर्व मीमांसा बोले आपसे तो आप बोलेंगे जैमिनी उसके लेखक हैं। कौन है? जैमिनी है। आप मुझे बता सकते हैं कितने दर्शन हैं भारत में कुल? उत्तर मीमांसा आपसे पूछे साथी तो आप बोलेंगे बादरायण का है। किसका है? बादरायण का है। और लोकायत दर्शन किसका है साथी आपका? लोकायत दर्शन, जो ये कहते हैं कि दुनिया में कहीं स्वर्ग नरक नहीं है, यहीं रहो, यहीं बेहतरीन करो। ऐसा नहीं होगा कि ये कहते हैं कि आप लोग अपने पिताजी को मरने के बाद में उनको पगड़ी का एक सम्मान करते हैं, जैसा कि रीति रिवाज होता है। तो ये लोग कहते हैं चारवाक दर्शन के लोग कि अपने पिताजी की पगड़ी का सम्मान उनके जीते जी रखो, कि वो जब जी रहे हैं तो वो कितना गर्व करते हैं, बाद में उनकी पगड़ी के बारे में मत सोचो, आप अभी उनसे कैसे पेश आते हैं उसका महत्व अभी इसी संसार में है। तो क्या बोलेंगे? पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, लोकायतन दर्शन। कितने दर्शन है टोटल? तो ये आपका षड दर्शन में नहीं आता। भारत की जो साथी दर्शन परंपरा है वो षड दर्शन में बटी हुई है। 6 फिलॉसफी हैं। कितनी हैं? 6 फिलॉसफी हैं आपका। क्या बोलेंगे? कितने फिलॉसफी में बटा हुआ है? क्या बोलेंगे? फिलॉसफी है आपका 6 फिलॉसफी है। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं महात्मा बुद्ध से। उनका जन्म साथी, उनके जन्म का प्रतीक क्या है? पहले प्रवचन का प्रतीक क्या है? महाबोधि, जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और त्याग का प्रतीक क्या है? त्याग का प्रतीक साथी वो घर छोड़ के गए घोड़ा है। महाबोधि का प्रतीक उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, बोधि वृक्ष। कौन सा वृक्ष था जिसके नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ साथी? बताएंगे? बोलेंगे भी फटाफट से बोलेंगे जी। कौन सा होगा साथी आपका? तो आप बोलेंगे भैया बोधि वृक्ष जो है, बोधि वृक्ष जो है आपका साथी, ये कौन सा वृक्ष है? ये पीपल वृक्ष है, पीपल। पहला प्रवचन साथी उन्होंने धर्मचक्र को नाम से दिया। कहां पर दिया था? पहला प्रवचन सारनाथ, अभी बताया, सारनाथ अर्थात यूपी में दिया था। और जन्म का प्रतीक क्या है? कि उनकी मां को कमल दिखा था। तो क्या बन जाएगा आपका साथी? 4 4 2 4 2 1 3, 4 2 1 3 बन जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा? एकदम से सही हो जाएगा। आगे आएंगे। गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है? गौतम बुद्ध जी के बारे में क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास रखते थे कि आपके कर्म सही होने चाहिए। जी हाँ, वो कर्म में विश्वास रखते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे कि आत्मा एक शरीर में बदलेगी, यानी कि आगे जाकर के जो आप, भाई आत्मा तो स्थायी है, आपका जो शरीर है जिसको आप समझते हैं वो स्थायी नहीं है, वो एक दिन आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन आत्मा अजर है। ठीक है, क्या बोला ना आपने? कोई उसको ना जला सकता है ना उसको सुखाया जा सकता है। तो आत्मा का शरीर में परिवर्तन यानी कि वो आपका पुनर्जन्म में मानते थे। जी हाँ, क्या बोलेंगे भैया? वो पुनर्जन्म में मानते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास रखते थे। जी हाँ। ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते थे? नहीं जी। वो किस में? कर्म में विश्वास रखते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे कि कोई ईश्वर है या मूर्ति पूजा, इन सब के क्या थे? विरुद्ध थे। तो क्या बोलेंगे? 1 2 3। तो कौन सही है? केवल 1 2 3 सही है। अंतिम प्रश्न पर आते हैं आज के। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? आज के जो बाकी के 20 प्रश्न हैं उनको कल पढ़ेंगे, बहुत सुंदर तरीके से पढ़ेंगे। तो गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? उनकी मां साथी आपका कोलीय वंश से संबंधित थी। किससे? कोलीय वंश से संबंधित थी। और उनके जो पिताजी थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। कौन? पिताजी शाक्य वंश से संबंधित थे। आप मुझे बताएं महात्मा बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और साथ ही उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो बोलेंगे उनकी मृत्यु 483 बीसी में। 80 वर्ष का उनका जीवन रहा और 483 में ही पहली बौद्ध संगति हुई थी। क्या? पहली बौद्ध संगति हुई थी। उन्होंने साथी जो अपना गृह त्याग किया वो कितनी अवस्था में किया? तो गृह त्याग उन्होंने 29 वर्ष में किया। ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति जो साथी उनको हुई, क्या बोलेंगे? ज्ञान प्राप्ति जो उनको हुई वो साथी 6 वर्षों के बाद यानी 35 वर्ष की उम्र में हुई। क्या बोलेंगे? किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। निरंजना नदी के किनारे। इन्हीं को साथी हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं हम द लाइट ऑफ एशिया। तो पूछते हैं पूरे एशिया को प्रकाश दिखाने वाले व्यक्ति कौन बने थे? एशिया का प्रकाश पुंज भी इनको हम कहते हैं। क्या? एशिया का
एशिया का साथी प्रकाश पुंज भी इनको कहा जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, इनके जन्म की जो साथी, जन्म की मतलब इनके जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं आपको पता होनी चाहिए। एक तो इन्होंने जब अपना घर छोड़ा है, गृह त्याग किया, इस घटना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण इसको कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण इसको कहा जाता है। और साथ ही जो इन्होंने आपका ज्ञान प्राप्त किया, वहां पर ज्ञान प्राप्त किया, उस घटना को हम बोलते हैं संबोधि। क्या बोलते हैं? संबोधि उसको कहा जाता है। तीसरा साथी जो इन्होंने, अब जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो लोगों को एनलाइटन करना शुरू किया, उपदेश देने शुरू करे लोगों को। भाई ज्ञान वही तो देगा जिसको, और ज्ञान लेना भी वही पसंद करेगा जो नॉलेज जिसके अंदर हो, तो वही पसंद भी करता है नॉलेज को। तो इन्होंने उपदेश अपना पहला कहां पर दिया? सारनाथ में। उसको साथ ही बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन। क्या? धर्म चक्र परिवर्तन। और साथ ही चौथी घटना जो इनका मृत्यु हुई, उस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण उसको हम कहते हैं, महापरिनिर्वाण उसको कहा जाता है। भाग गई लाइट। ठीक है, एंड कर दो। ठीक है भाई साहब, 20 क्वेश्चन हुए और ये ऐसे ही करता रहेगा। आज के लिए रियली सॉरी, अपने सारे बहन भाई से मैं सॉरी बोलता हूँ इस बात के लिए, इस असुविधा के लिए। बस दोस्त कोई दिक्कत नहीं है, 20 क्वेश्चन की मेहनत है, उसको भी करेंगे। अभी टाइम बचा आपके पास, आज आपके पास बच गए लगभग 35-40 मिनट। रिवीजन करना, बस अच्छे से पढ़ते रहिए। एक विश्वास है, मैं ये साथी मानता हूँ कि मेरी जो ताकत है वो मेरे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की वजह से है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से कि साथी आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, शायद हमारा तुम्हारा आगे जाकर के कोई ऐसा मेल भी ना हो, शायद बातचीत भी हम में से बहुत लोगों की ना हो पाए, लेकिन मैं ये जानता हूं कि बैक एंड पे हमारी पावर हमारे स्टूडेंट हैं जो अपने आप को सेलेक्ट कराते हैं। आप शायद बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अपने गांव में पहला बच्चा बना, सेलेक्ट बना, तो आपको देख के लोग, दोस्तों की उम्मीदें जो है ना, लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ती हैं और वो बार बार प्रेरणा लेते हैं और खुद को प्रेरित करते हैं कि अगर इनका सिलेक्शन हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। तो आप एक सोसाइटी के लिए भी प्रेरणा के स्रोत रहोगे और हमारे लिए तो आप एक ऊर्जा का स्रोत है ही, वही एनर्जी का बेस है। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल। और एक बात और बता दूं साथी मैं आपको कि भैया अब लिख नहीं सकता, इस पर पावर नहीं है। 10 तारीख को आपकी छुट्टी रहेगी, छुट्टी को अभी नोट कर लो कागज पे, ठीक है ना, इसको एकदम स्कूल बना लो। छुट्टी जो रहेगी वो 10 तारीख की रहेगी, पहले से बता रहा हूँ, कभी उस दिन कोई बीच में छोड़ के उस दिन आए, रोज बताऊंगा ये बात। तो ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।